जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू MG एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 1 से 8 हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघुतरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। ये गेस क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स आप ये 8 क्वेश्चन को लिखकर बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। डियर स्टूडेंट्स, ये संविधान के जन्मदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी हम बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके लाइफ से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आएंगे। इसीलिए किस तरह से उन्होंने अपने संघर्षों से इस देश का संविधान लिखा और देश विदेश से जो भी उनको मिला वो अपने देश में ले आकर अपने संविधान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है उनके बारे में। लेकिन आज मैं उनके जीवनी का कुछ छोटा सा भाग प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखने और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए जैसे देर न करते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी विषय के अंतर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई कहानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है। इस विषय में हम लोग बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 1। ये टॉपिक है जिसमें आपको उनके जीवनी के बारे में कुछ देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक में हम लोग इस पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश, महू एक जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में, जो काफी अपने आप में समाज का निचले कैटेगरी, यानी आप समझ सकते हो दलित परिवार। इनको किसी कुएं के पास जल पीने का अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी स्कूल में इनको स्कूल के अंदर भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वैसे व्यक्ति आज हमारे इतने बड़े विशाल भारत देश का संविधान लिख बैठे। किसके बदौलत हो पाया? शिक्षा के बदौलत। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आपसे भी गुजारिश है कि आप शिक्षा को ग्रहण करें। शिक्षा इस देश को बदल सकता है, इस राज्य को, इस राष्ट्र को, पृथ्वी को बदल सकता है। इसलिए शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा नंबर टॉपिक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनको चिंतित करने का मतलब हुआ उनके ही चिंतन में खोए रहते थे, उनके ही आदर्शों पर चलते थे। जैसे हमारे लिए भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी किसी महापुरुषों के विचारों से प्रभावित हो और उनके जैसा ही कार्य करने के प्रति चिंतनशील रहे हमेशा। तो इन्होंने भी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से काफी कुछ सीखे और उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास किया, और वो अपने प्रयास में काफी हद तक सफल भी हुए। जैसे तीसरा नंबर जो टॉपिक है, ये बहुत ही दुखदाई है एक प्रकार से कहा जाए, क्योंकि इस टॉपिक में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया 1956 ईस्वी में। दिल्ली में इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन अब आपसे यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। राज्य पूछेंगे तो मध्य प्रदेश। किस परिवार में इनका जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कौन कौन रहे हैं? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति के विचारों से ज्यादा प्रभावित होते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका, देश की राजधानी दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, तीनों टॉपिक को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। आपके बोर्ड परीक्षा के लिए VVI क्वेश्चन हो सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन उम्मीद है हमें कि इसी क्वेश्चन में से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। लेखक यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? किस विडंबना, किस पीड़ा, किस दुख की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? दुख का स्वरूप क्या है? उनका सही मायने में हमारे भारतीय समाज को संदेश क्या है? तो
लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि लेखक के लिए दुख की बात यह है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए दुख की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को अलग करने, जात के नाम पर भड़काने वालों की कमी नहीं है। यही उनके लिए विडंबना की बात है। किनके लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के जो पोषक है उसके तर्क में, किसके तर्क में? जातिवाद के तर्क में, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है जातिवाद के जो पोषक है इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कार्य कुशलता कहने का अर्थ यह है, इस कार्य कुशलता का अर्थ यह है कि समाज में जो भी श्रम है यानी काम करने वाले मजदूर है उनको उनके जाति के आधार पर बांट दिया जाए ताकि वो अपना काम करे, वो जात अपना काम करे, छोटा जात अपना करे काम, बड़ा जात बड़ा काम करे। इन सबों का विभाजन जाति के आधार पर कर दिया जाए। तो इसी को कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। और वे कहते भी है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन क्या है? दूसरा रूप है। पूछेगा आपसे श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो आप वहां पे कह सकते हैं जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा के नाम पर भी उनका काम बांटा गया है। जैसे हम इस वीडियो में नाम लेकर किसी एक जाति का विरोध नहीं करना चाहते हैं, आज एक जाति का सपोर्टर नहीं बनना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं हमारे देश में कितने जातिवाद हो रहे हैं, तो आप इन पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, कि जाति प्रथा के नाम पर। तो दूसरा रूप है ही यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जाति प्रथा का दूसरा रूप जब श्रम विभाजन है, श्रम के आधार पर यानी काम के आधार पर जाति को बांट दिया गया है, तो सही बात है कि काम के आधार पर जब बांट दिया गया है तो वही काम कर। लेकिन हाँ, जिस काम में आपके पूर्वज अपना जिंदगी गुजार दिए उस काम को अगर आज के इस डिजिटल युग में प्रयोग कीजिएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए अपने काम के तरीके को बदलिए, काम करने को नहीं बदलिए। काम करने के तरीके को बदलिएगा तो आप डिजिटली कुछ कर पाइएगा। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के तर्कों पर, तर्क मतलब विचारों पर, जातिवाद के भावनाओं पर जो लोग बोलते हैं उनसे लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? मान लीजिए किसी एक जाति को लेकर हम लोग मुद्दा बना के कुछ बोलते हैं, तो उस बोले गए बातों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या आपत्तियां है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्या आपत्तियां है, क्या दुख है? तो इसका आंसर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जातिवाद के पक्ष में, पक्ष यानी उनके सपोर्ट में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां यह है, लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का, श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। अब लोगों का भी बंटवारा कर देती है। तुम इस जाति के हो तो यही काम करोगे और तुम्हारे द्वारा किए गए कामों में लोगों की जनसंख्या, जाति की जनसंख्या इतना ही होगी। तुम जिस जाति के हो, जिस काम को कर रहे हो उसमें अगर एम्प्लॉय भी रखोगे ना तो तुम अपने जाति का ही रखो, दूसरे जाति का हम तुमको उसमें नहीं लगाने देंगे। तो विभाजन करती है, क्या कर रही है? बंटवारे कर रही है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन क्या है? निश्चय ही सभ्य समाज के लिए, साफ सुथरे समाज के लिए आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य करने के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। आप सभी काम करने के लिए, सही काम करने के लिए लोगों को तक उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन ये जाति के आधार पर बांट कर आप अगर लोगों को लेते हैं तो ये अगर इस देश के जो नेता लोग हैं,
अगर अपने ही जाति को हायर करे अपने टीम में और अपने ही जाति को डेवलप करे, तो इस तरह से देश मेरा गिर जाएगा और देश के सामने इस देश का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए श्रम विभाजन कीजिए, कार्य कुशल कीजिए, लेकिन इस लोगों का विभाजन करना ये उचित नहीं है। लोगों का विभाजन करना उचित नहीं है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां यही है कि आप भले ही लोगों के लिए, आप समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए आप अपने कार्यों को कीजिए, लेकिन हाँ, उसमें अपने जाति के आधार पर बांट कर एम्प्लॉय को हायर करना ये आपत्ति है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा भारतीय समाज में, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों नहीं कही जा सकती? क्वेश्चन फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जाति प्रथा भारतीय समाज में, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहे जा सकते? स्वाभाविक मतलब सुविधा से, स्वाभाविक क्यों नहीं कही जा सकती? तो इसका आंसर है भारत की जाति प्रथा की, भारत की जाति प्रथा की एक ऐसी विशेषता है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। अस्वाभाविक मतलब चाहकर भी, स्वभाव से नहीं, अस्वाभाविक से नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है। ऊंच नीच को दर्शाता है मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो लोग बड़े काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज वाली काम कर रहे हैं, वो बड़े लोग हो गए, और जो लोग शूज पॉलिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं, वो लोग छोटे हो गए, यानी नीच काम करने वाले मतलब नीच हो गए, एकदम नीचे चले गए। वो जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा कार्य करने के लिए छोटा और बड़ा का दर्जा नहीं दिया गया है। और छोटे बड़े के इसमें क्या है, आप काम जो करते हैं वो काम का, टीचर पढ़ाने का काम कर रहे हैं और स्टूडेंट पढ़ने का काम कर रहा है। हालांकि टीचर भी एक दिन स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन इसमें तो कोई बड़ा छोटा तो नहीं हो। लेकिन क्या इस समाज में कार्य के आधार पर समाज का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यही सब विडंबना है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ये चौथे नंबर क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा जो है भारत में, केवल और केवल भारत में सबसे ज्यादा, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर जाति प्रथा की बात कही जाए तो हमारे भारत देश में ही है, और इसी के कारण बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो जातिवाद कीजिएगा तो सारे देश की जो जनता है वो सारे जातिवाद को संभालने में लग जाएंगे कि हमारा जाति बड़ा हो, हमारा जाति के लोग हो, हमारे जाति का लोग हो, इससे मेरे देश का विकास नहीं हो सकता है। जातिवाद से ऊपर निकलिए, सही लोगों को हायर कीजिए, सही एम्प्लॉय को, और सही आदमी के पास, सही लीडर के पास इंसान को भेजा जाए और वो इंसान बन के रहे, जातिवाद की भावना से बाहर रहकर रहे, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो भारत में जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष के कारण कैसे बनी हुई है? तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी कार्य चुनने नहीं देती है। जैसे मान लीजिए आप जाति के बात पर लड़ रहे हैं, कोई छोटे कास्ट के जो लोग शूज पॉलिश करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग शूज पॉलिश करते हैं, अगर वो कहे कि नहीं हम कल के कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के काम करेंगे, तो ये चुनने की आजादी नहीं देती है। हमारे डीएनए तक ये बात घुसा हुआ है कि जिस काम को हमारे पूर्वज नहीं किए वो काम को हम नहीं करेंगे। अगर जो काम पूर्वज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भारत में एक सरकारी नौकरी का प्रथा चल गया, जिनके पिताजी सरकारी जॉब किए हुए, उनको लगता है कि सारा चीज सरकारी जॉब से ही हो सकता है, बाकी किसी चीज से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को सरकारी नौकरी, हालांकि वो भले एक नौकर है लेकिन उसी में अपना लाइफ सिक्योर समझते हैं। इसीलिए इस मानसिकता को बदलने के लिए आपको सबसे पहले अपने कार्य को, जो काम आप करते हैं उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हालांकि ये कठिन है, लेकिन आप अगर कोशिश करते हैं तो इससे बाहर जरूर निकलिएगा। तो इस आंसर इसका, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी कार्य चुनने नहीं देती है। उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, जो काम उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, लोग उसे अपने पूर्वजों का ही कार्य
को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पूर्वज किसी काम को नहीं किए हैं तो आप उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाइएगा, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है और नया काम सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं देंगे घर वाले, तो आप सीखेंगे कैसे? आप सीखेंगे तो करना आ जाएगा तो वही आपको बाद में सपोर्ट करेंगे, हालांकि पहले आपको नहीं करेंगे कि वो काम में हमारे पूर्वज कभी किए नहीं तो हम क्यों करेंगे। अब आप अक्सर देहात में कहावत सुनते होइएगा कि जो काम हमारे दादा परदादा ने छोड़ दिया उस काम को हम क्यों करें, हालांकि वो काम उनको भले ही दादा या दादाजी को समझ में नहीं आया हो लेकिन वो काम को वो नहीं करेंगे। तो इनके लिए क्या है, अपने पूर्वज ने जिस काम को किया वही काम को बार बार करेंगे लेकिन नया काम वो नहीं सीखेंगे, चुनते ही नहीं है। जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। जाति प्रथा क्या है, हमारे देश में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कि जाति यानी हमारा जाति ये काम नहीं किया है तो हम क्यों करेंगे, हमारे पिताजी ये काम नहीं किए हुए हैं तो हम क्यों करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। छठे नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेखक आज के उद्योगों में, लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी बड़ी समस्या किसे मानता है? सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? गरीबी और उत्पीड़न से भरी उद्योगों में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों मानता है? तो इसका आंसर है लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि ये ऐसा प्रथा है ना कि लोगों को आगे निकलने, यहाँ तक कि शादी विवाह की जब बात होती है, जब कोई भी जाति का लोग गलत काम करने से पहले जाति नहीं देखेगा कि हमारे जाति का लोग है या नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही शादी विवाह की बातें आ जाएंगे तो जाति है कि नहीं, हमारा जाति में कुड़ी है कि नहीं, ये सारा मामले धीरे धीरे सामने आते हैं। लेकिन इसका हालांकि अपने जीवन में कोई उपयोग नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग इसको मानता है। समस्या यही है, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो यही कहने का अर्थ है लेखक गरीबी से उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनका स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। और अगर जब तक आप मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि लता मंगेशकर के पास अगर उनके पास वाक शक्ति थी, कला अच्छा था, अगर वो उसके पिताजी के बातों में रहते, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रह जाते तो वो आज विश्व में प्रसिद्ध नहीं होते। हालांकि कोई काम खराब नहीं होता है, आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी है तो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं, लेकिन वही माता पिता अगर कहे कि तुमको हम इतना खर्चा देकर पढ़ा रहे हैं तो तुम पढ़ो, ये क्या खेल लगा के रखा हुआ है, तो इतना बड़े काम नहीं कर पाते। महेंद्र सिंह धोनी जी को देख लीजिए, हालांकि आज देश के वो वन मैन आर्मी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कंटेंट को नहीं छोड़ा, खेलना नहीं छोड़ा। आज खेल के बदौलत उन्होंने विश्व में अपना रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से, बहुत सारे पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे अधिक है। आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है किसके लिए? इस पाठ में कई ऐसे उदाहरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं ताकि हम अपने जाति प्रथा से अपने मानसिक संतुलन को हटाए और अपने कंटेंट पर ध्यान लगाए। जिस काम में हमें रुचि हो उसी काम को करें, हमें सफलता उसी काम से मिलेगी। हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माना गया है? किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माने हैं? तो इसका आंसर है लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है।
तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह आपस में भाईचारे के संबंध को माना है लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के हिंदी विषय से लेटेस्ट अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, से 1 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन किए डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन 8 को आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि मेरी हर पावरफुल वीडियो आपके पास इस तरह सफलतापूर्वक पहुंचते रहे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।